वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। ब्रेक से पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे लखनऊ पुलिस की नाक के नीचे से नेपाल पुलिस एक शख्स का अपहरण करके ले गई। अपहरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल पुलिस ने ना तो लखनऊ पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी दी और ना ही ये बताया कि वो एक कारोबारी को अपने साथ लेकर नेपाल जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको पूरी कहानी और पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। घटना 28 सितंबर की रात की है। वहीं 28 सितंबर की रात, जिस रात लखनऊ पुलिस के 2 सिपाहियों ने एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मारी थी। 28 तारीख को नेपाल पुलिस लखनऊ पहुंची और एक सर्राफा कारोबारी किशोरी लाल सोनी को लेकर नेपाल चली गई। परिवार वालों ने रोकना चाहा तो नेपाल पुलिस ने उनके साथ भी हाथापाई की। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि नेपाल में 13 साल पुराना हत्या का कोई मामला था जिसमें किशोरी लाल सोनी भी आरोपी थे, लेकिन पिछले 7-8 साल से किशोरी लाल सोनी लखनऊ में रह रहे थे। किशोरी लाल सोनी लखनऊ के बड़े सर्राफा कारोबारी माने जाते हैं। 28 तारीख की रात नेपाल पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंचती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। सबसे बड़ी बात, नेपाल पुलिस ने इस केस की कोई भी जानकारी लखनऊ पुलिस को नहीं दी, जबकि नियमों के अनुसार उसे लखनऊ पुलिस को जानकारी देनी थी। तो एक बड़ा पैनल इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि कैसे नेपाल पुलिस एक व्यापारी को, हमारे देश के नागरिक को ऐसे उठाकर अपने साथ ले गई। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जमई जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एएल बैनर्जी फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा सहयोगी विजय मिश्रा भी हमसे जुड़ रहा है, जिसके साथ वो पीड़ित परिवार बैठा हुआ है। विजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आपके साथ पीड़ित परिवार मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि 28 तारीख की रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। बिल्कुल शोभना, इस समय पूरा परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। किशोरी लाल की पत्नी है, उनके बेटे हैं और उनके साथ साथ उनकी बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई है। मैं किशोरी लाल के बेटे से बात करता हूं कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या दर्द है इनके सीने में, वो ये बयां करें। क्या कहना चाहेंगे आप और उस दिन हुआ क्या था? 28 तारीख को 7 बजे के आसपास पापा दुकान बंद करके जब घर आ रहे थे, जब वो घर नहीं पहुंचे तो उस दौरान से हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो उनकी लास्ट लोकेशन मेरे मोबाइल में दिखी कि वो बिठौली सीतापुर रोड पे थे। हम वहां जाके देखे, वहां पे कुछ नहीं मिला। तो रात में हम करीबन 9:30 से 10 पे मड़ियाव थाने पहुंचे, जहां पर जो प्रभारी थे उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इनको तत्काल ढूंढें और उनके साथ में गाड़ी, उनका दुकान का सामान, सभी चीजें गायब है। सामान में क्या था? करीबन 600 ग्राम सोना, जो कि वो नॉर्मली घर रख के रखते थे सुरक्षा के लिहाज से, और करीबन 1 लाख रुपए के आसपास कैश रहता था उनके पास डे टू डे अपना बिजनेस। विजय, आपके साथ इन व्यापारी की पत्नी और बेटी भी मौजूद है, हम उनको भी सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि और भी मेहमानों को हम चर्चा में शरीक करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी पत्नी से भी मैं बात करता हूं। किस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद आपको सहयोग किस तरह से पुलिस का मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको पता नहीं था। हम दुकान रोज की तरह दुकान से घर आते थे। जब नहीं आए तो हमने दुकान बेच के पता लगवाया तो पता चला शॉप तो बंद है। और बस तभी से हम लोग 8 बजे से लमसम ढूंढने लगे, इधर उधर के लोगों से वहां पूछा भी। आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में अभी भी वो दर्द जो है वो छलक रहा है। इनकी आंखों में आपको दिखेगा वो दर्द। क्या कहना चाहेंगे और ये सीसीटीवी फुटेज आपको कब मिला और क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से तो कोई भी मदद नहीं मिली है। पुलिस का साधारण तरीके से बोलना है कि यह नेपाल से जुड़ा केस है, हम कोई मदद नहीं करेंगे, आप वहीं जाकर के बात करिए। और दूसरा, सीसीटीवी फुटेज हमने और हमारे मित्रों ने मिलकर एक घर के सीसीटीवी फुटेज देखे, जहां हमें एक फुटेज में ये चीज जानकारी भी मिली। अगर फुटेज ना होता तो पुलिस हमसे कह रही थी। इसका मतलब है कि जो ये व्यापारी है किशोरी लाल जी, इनको इनके घर के सामने से नेपाल पुलिस ने उठाया और गाड़ी में ठूसा और अपने साथ लेकर चलती बनी। लेटर में ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर नेपाल पुलिस इनके ठीक घर से थोड़ी दूर पर ही यहाँ पर रैकी करती है। रैकी करने के बाद बाकायदा इनको वहां पर रोकती है। रोकने के बाद इनका सर जो है वो गाड़ी से लड़ाती है और फिर गाड़ी के अंदर ठूसती है और सीधा अंदर बिठा करके लेकर के चली जाती है। यहाँ से अगर हम गोरखपुर बॉर्डर तक की बात करें और नेपाल जब क्रॉस हो तो इतनी सारी चेकिंग नाका है, लेकिन किसी भी नाके पर उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं पता चल पाता कि उसके यहाँ देश से एक बड़े एक और अहम सवाल मैं जानना चाहूंगी कि ये कितनी देर बाद, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, उसमें टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा, ये उसके बाद कितनी देर बाद थाने पहुंचे थे लखनऊ में?
जल्दी से बता दीजिए। कितनी देर बाद आप थाने पहुंचे थे वहां पर? हम 7 बजे से वो गायब हुए। 8 बजे तक तो संदेह ही नहीं हुआ था किसी बात का। 8 बजे से हम लोगों ने कॉल करना शुरू किया, दुकान जाके देखा, जब नहीं मिले तो हम लोगों ने खुद अपने लेवल पे ढूंढा और करीबन 1 घंटे में ठीक है विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तरफ आपका सिपाही सिंघम बन रहा है, दूसरी तरफ आपकी यूपी पुलिस की नाक के नीचे से एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है, नेपाल पुलिस उसको उठाकर ले जाती है और थाने में ये कहा जाता है कि ये नेपाल पुलिस का मामला है, वो हमारे देश का नागरिक है। सर, ये शोभना जी, इस पूरे गंभीर मसले पर उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पूरे मामले पर निगाह है प्रशासन की। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है। इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये अपहरण करके ले जाने वाले लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं, ये नेपाल पुलिस के लोग हैं या कोई अपराधी है, इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं विश्वास दिला रहा हूं बिना कि पुष्टि जल्द ही के आपकी पुलिस ने मंडुआई थाने में क्या परिस्थितियां हैं, कौन लोग। राकेश जी, जो पीड़ित परिवार है उसका बेटा हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है, उसका साफ साफ कहना है कि मंडुआई थाने में जब वो पहुंचा तो पुलिस ने कहा कि ये नेपाल पुलिस का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की संलिप्तता है, वो मिली हुई है, उसको मालूम था कि नेपाल पुलिस इस तरह से उठा के ले जा रही है। क्यों उसको 1 घंटे के अंदर ये कैसे पता चल गया कि ये अपराधी है या ये नेपाल पुलिस है? इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर पुलिस को इस बात की जानकारी होती तो पुलिस ने एक एफआईआर पंजीकृत की है। पुलिस एफआईआर पंजीकृत न करती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनका साथ न दे रही होती, पुलिस इनके साथ खुद ढूंढने गई है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं कि ये एक आपराधिक मसला है। आपराधिक मसले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि कौन लोग हैं, किन लोगों ने अपहरण करने का काम किया है, इस मामले में नेपाल पुलिस की क्या भूमिका है। ये सारे मामलों को अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे तथ्य इसके सामने आएंगे और ये पता चल सकेगा कि किन लोगों ने, जिन लोगों ने भी इनको गाड़ी से। राकेश जी, हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। हम आम आदमी को बेचारा स्पष्ट दिख रहा है कि वो अगर नेपाल पुलिस के लोग हों या अपराधी हो जी, ये तरीका पूरी तरह से इलीगल है और किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को इस तरह से आकर उठाए, उनका अपहरण करे। ये अनुमति किसी भी तरह से नहीं है। इसलिए मैं अश्योर कर रहा हूं अनुमति तो विवेक त्यागी को भी मारने की नहीं थी, लेकिन मार दिया गया। फेक एनकाउंटर्स की भी नहीं है, लेकिन कर दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ एल बनर्जी साहब। एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। शोभना, मेरा निवेदन उसको एनकाउंटर शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आपराधिक घटना थी, आपराधिक घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है और उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मामला है। आपकी त्वरित कार्रवाई को सलाम है सर। यूपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई जो है सर, उसको तो सलाम है। आप बने रहिए हमारे साथ। एल बनर्जी साहब फॉर्मर डीजीपी हैं। बनर्जी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब किसी और देश की पुलिस कहीं बाहर से, ये तो हम जानते हैं कि एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट में पहुंचती है तो लोकल थाने को इत्तला दी जाती है और उसके बाद जो भी मदद होती है लोकल पुलिस करती है। लेकिन अगर किसी और देश की पुलिस आती है, ऐसे उठाती है एक व्यापारी को और ले जाती है, तो क्या लोकल पुलिस को वो इत्तला करती है या क्या नियम और कायदे कानून क्या कहते हैं? देखिए, ये जो आपने अभी घटना दिखाया है, इस पर ये मैं पहले भी देख चुका हूं और पीड़ित के लड़के से मैं पूर्व में भी बात कर चुका हूं एक दूसरे शो पे। तो उसमें यह स्पष्ट है कि जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, यह स्पष्ट नहीं है कि जो लोग उठा रहे हैं वो पुलिस वाले हैं कि नहीं है, मगर ये पूर्व सुनियोजित है। किसी ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, ये आदमी कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। अगर आप फुटेज देखेंगे तो जब उस आदमी को किडनैप कर लिया जाता है तो पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है, उसमें से एक दूसरा आदमी उतरता है और जो किडनैप है उसके मोटरसाइकिल या स्कूटर जो भी जिसमें भी वो चल रहा था उसको चला के ले जाता है जी। अब ये कहा जा रहा है कि ये नेपाल पहुंच गया। ये कैसे मालूम? ये इसलिए मालूम क्योंकि पीड़ित का लड़का जो है, उनके घर पे एक फोन आया नेपाल से कि आपके पिताजी को या फलाना व्यक्ति को नेपाल के फलाना जगह पे फलाना मामले में बंद कर रखा गया। कोई 13 साल का मामला पुराना बता। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल केस है। ये उसी तरह से है जैसे कि प्रताप सिंह कैरो का मर्डर हो गया था। प्रताप सिंह कैरो तब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो उनके मर्डरर्स के सर्च में
जो तत्कालीन आईजी थे पंजाब के अश्विनी कुमार, बड़े तेज तर्रार अधिकारी थे, वो नेपाल घुस गए और उन्होंने वहां से उनको गिरफ्तार करके ले आए। वो एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया। ये मामला भी चूंकि इनके पास फुटेज है और इसको जो है साइंटिफिकली निकाल के देखा जा सकता है, ये भी एक इंटरनेशनल मामला है। ये लोकल पुलिस के हाथ में अब नहीं रह गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लेना चाहिए। वहां से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नेपाल ये आपस में मिलकर तय करेंगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। दिस इज एन इंटरनेशनल इंसिडेंट, इट इज नॉट क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे स्टेट की पुलिस आ गई हमारे यहां से ले गई। जी ऐसा नहीं है। ठीक है बैनर्जी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने सहयोगी का नेपाल में है तो हम यही मानेंगे कि किडनैप होकर गया है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। विजय, आप इनके बेटे से ये पूछिए कि क्या उनकी जानकारी में कोई ऐसा मामला था कि नेपाल में उनके पिता के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था, क्योंकि परिवार के साथ, पत्नी के साथ उन्होंने जरूर बांटा होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। 13 साल पुराना मामला है ये। बिल्कुल मेरे साथ उनके बेटे हैं, बिल्कुल मेरे बेटे उनके साथ है, मैं इनके साथ बातचीत करता हूं। आपको जानकारी थी कि आपके पिता के ऊपर कोई मामला इस तरह का चल रहा है, जिस मामले की बात अब की जा रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। हमें किसी प्रकार से कोई नोटिस या कोई जानकारी या कोई कॉल कुछ भी नहीं दिया गया। यदि हमें कोई जानकारी होती तो हम पूरा सहयोग करते। आपके पिता ने कभी कोई जिक्र किया? कुछ भी नहीं। पूरे परिवार में ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि वहां पर इस तरीके की से कोई नोटिस हमें आया हो, कोई जानकारी हो कि हमें बुलाया जा रहा है और हम ना जा रहे हो, या यहाँ के प्रशासन और शासन की तरफ से हमें नोटिस है कि भाई नेपाल आपको जाना है। हमें कोई जानकारी दी ही नहीं गई, सीधे ही लूट और अगवा नहीं तो इनको ये कैसे पता? बस एक फोन कॉल के आधार पर ये कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस उठा के ले गई है, या इनके पास कोई साक्ष्य भी मौजूद है इनके बेटे के पास? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल ले रहा हूं। आपको कैसे पता चला कि नेपाल पुलिस ही आपको उठा करके ले गई है पिताजी को? 28 तारीख को शाम से पिताजी गायब हुए। 29 तारीख को 11:45 पे हमें एक कॉल आई इंटरनेशनल नंबर पे, मम्मी के नंबर पे। उन साहब ने बोला कि ये हमारे निरीक्षण में है और हम पूछताछ कर रहे हैं और ये नेपालगंज में एसपी ऑफिस में है। तो मम्मी ने कहा आप हमारे लड़के से बात कर लो, तो उसने फोन काट दिया। इसकी तुरंत मैंने जानकारी सीओ अलीगंज और एसएचओ मड़ियाओं को दी। ठीक है, ऐसा है तो उन्होंने बोला कि ये एक एंगल हो सकता है फिरौती मांगने का और हमें गुमराह करने का, तो आप इंतजार करिए फिरौती के लिए। और नेपाल का एंगल मुझे नहीं लग रहा है, मैं और चेक करता हूं। मैंने उन्हें सारी बातें भी बताई कि इस तरीके की बातें हैं, क्या है, कैसे है। उन्होंने कहा कि आप मुझे समय दीजिए। ठीक है विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस चर्चा को कुछ सेकंड्स के लिए हमें रोकना होगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के नेता हैं, अमित जमेई जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एल बैनर्जी साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरा सहयोगी पीड़ित परिवार को लेकर बैठा हुआ है, जिनका आरोप है कि उनके पिता का अपहरण किया गया है और नेपाल पुलिस की तरफ से उनके पास एक कॉल आई है। मैं अमित जमेई साहब का रुख करना चाहूंगी। अमित साहब, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो कानून व्यवस्था का उठाया था, लेकिन अब इनकी तो खुद की पुलिस पर ही उंगली उठ गई है, तो आपको भी पूरी राजनीति करने का मौका मिल गया है। नहीं शोभना, बात राजनीति की नहीं है, बात है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की, चाहे वो कोई हो, कहीं से भी आता हो। हमें उतनी ही चिंता नोएडा के जितेंद्र यादव की है, जिसको मार के उसकी जिंदगी खराब कर दी गई। हमें उतनी ही चिंता सुमित गुर्जर की है, जिसको जो है फेक एनकाउंटर में मारा गया। हमें उतनी ही चिंता विवेक तिवारी मरहूम की है कि जिसमें पुलिस को इतना एक्सीड पावर दिया गया कि वो कुछ भी कर रही है। 48 घंटे में पिछले शोभना आपको पता है कि 2 भाइयों को लखनऊ में पीट कर हत्या कर दी गई। डायल 100 को बुलाया गया लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, उसकी जिंदगी बच सकती थी। आज जो ये सराफा व्यापारी हैं, इनको जो है उठा लिया गया। जब विवेक तिवारी मरहूम का जब ये मामला पूरा आया तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, हमारे डीजीपी साहब, इन्होंने कहा था कि जो है अब इसके बाद जो है हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत चुस्त दुरुस्त होगी। सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में नेपाल के लोग, चाहे वो पुलिस हो या वहां के गुंडे हो या वो माफिया हो, गोरखपुर जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहीं से आते होंगे, वहीं से नेपाल गए होंगे, लेकिन किसी को भी इस बात का डर नहीं है कि उनका कुछ होगा। और वो लखनऊ से आके अपहरण करके वो नेपाल ले जाते हैं और वहां से फोन करते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में जो यहाँ जनता है उसके अंदर बहुत डर और खौफ का माहौल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी जो है
उन्हें कानून का, प्रशासन का, चलिए प्रदेश चलाना आ नहीं रहा है, उनसे समझ नहीं पा रहा है प्रदेश। अमित साहब, मैंने आपको सुना, मुझे अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता की आपको बहुत चिंता है, लेकिन अगर आपने अपने टेन्योर में ये चिंता कर ली होती तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकारती नहीं, दोबारा सत्ता पर काबिज करती। आप बने रहिए हमारे साथ। सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अवस्थी जी हैं। विवेक जी, आप ये पूरे मामले को सुन रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाओं को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी टेंटेड और क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। चलिए, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इस पर हम बाद में आपसे बात करेंगे। विवेक जी, आप ये पूरे मामले को देख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, ये नेपाल पुलिस है या नेपाल पुलिस की शक्ल में इसको कोई और अंजाम दे रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेपाल पुलिस हो या नेपाल का कोई गैंग हो, क्रिमिनल्स हो, कोई भी हो, स्पष्ट बात यह है कि अगर आपको लखनऊ से किसी को उठाना है और नेपाल लेके जाना है तो कम से कम बाय रोड जो शॉर्टेस्ट रूट है वो सोनौली बॉर्डर लगता है, गोरखपुर के आगे वाला भैरवा सोनौली बॉर्डर, जो 7 घंटे का डिस्टेंस है बाय रोड, मोटरेबल डिस्टेंस 7 घंटे का है। 7 घंटे बहुत बड़ा समय होता है किसी भी गाड़ी को कहीं भी ट्रैक करने के लिए और कहीं भी रोकने के लिए। अगर 2 घंटे बाद परिवार ने एफआईआर कर दी थी, पुलिस को सूचना कर दी थी, तो क्यों नहीं एक ऑल आउट वायरलेस मैसेज हुआ और इस गाड़ी को कहीं भी गोरखपुर बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले रोका गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बैनर्जी साहब, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में उस व्यापारी को ठूसा जाता है, पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आते हैं और जो व्यापारी की मोटरसाइकिल है उस पर बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि ये पुलिस इस तरह से कार्रवाई क्या करती है कि कोई सुराग ना छोड़े, कोई निशान ना छोड़े? देखिए, ऐसा है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है कि नहीं, करती है कि नहीं, ये दीगर है जी। मगर पुलिस अगर ट्रेंड हो, स्वाट टीम हो, कोई हमने ऐसी तैयारी कर रखी हो तो कर सकती है। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं, यहां 2-3 प्रश्न पूछे गए कि कब, देखिए फुटेज जो है इनको रात को 1:30-2 बजे मिला जी। तब तक ये घटना से करीब 4-5 घंटे हो गया था। और जैसा कि अभी विवेक अवस्थी जी ने बताया कि यहां से गोरखपुर का बॉर्डर इतना दूर है, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश का पूरा नेपाल के साथ बॉर्डर खुला हुआ है, केवल गोरखपुर से एंट्री नहीं है, बहुत अन्य जगहों से एंट्री है। मैं खुद गोरखपुर पहुंच रहा हूं, ठूठी बाड़ी से लेकर नौतनवा तक इतना ओपन बॉर्डर है, आप कहीं से कहीं। लेकिन सर, नाके तो किसी भी बॉर्डर से आप, मुश्किल नहीं है। दूसरी बात बैनर्जी साहब, किसी भी बॉर्डर, एक मिनट, ये पूरा प्लान्ड, एक मिनट मैडम, ये पूरा प्लान्ड था। और अगर ये जरूरी नहीं है कि इसी गाड़ी से इन्होंने पार किया हो सकता है कोई दूसरा गाड़ी लिया हो, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से किया गया है। इट इज अ प्रोफेशनल जॉब, ये किसी क्रिमिनल, ये किसी सिर्फ एक आम आदमी के बस का नहीं है इस तरह का किडनैपिंग करना। तो इसका मतलब बैनर्जी साहब, ये तो साफ हो जाता है कि चाहे ये नेपाल पुलिस है, चाहे ये अपराधी है, पुलिस तो नाकाम है ही है यूपी की। इतने घंटे हो चुके हैं और कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। मैं राकेश त्रिपाठी जी एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। सर, चाहे वो नेपाल ले गए या उत्तर प्रदेश में ही वो कहीं और ले गए, लखनऊ से अपहरण करके, तमाम नाके होते हैं, रात के समय तो सिक्योरिटी और भी टाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से क्यों फेल हो रही है आपकी यूपी पुलिस? देखिए स्वप्ना जी, पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी शामिल होगा कि वर्तमान में इस समय किशोरीलाल जी कहां है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी शामिल होगा कि कौन लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जो उनको उठा करके लेके गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बातचीत कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मैं अभी इस समय कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, लेकिन शासन के आलाधिकारियों को मैंने संज्ञान इस मामले का दिया है। शासन के आलाधिकारियों को संज्ञान है पूरे मसले का और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राकेश जी, जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। राकेश जी, कौन लोग हैं, किन लोगों ने अपहरण करने का काम किया है और जल्दी ही इस पूरे मामले के सारे तथ्य सामने आएंगे। राकेश जी, एक प्रश्न इस समय ये उठ रहा है तब जब लगातार यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उंगलियां उठ रही हैं कि आप लोगों की, एक मिनट से सुन लीजिए, आप लोग खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर इस सत्ता में आए थे और एक प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं क्या कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास पैदा नहीं कर रही हैं? कि आप लोग तो ये कहते थे कि हम तस्वीर बदल देंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, आपने तमाम एनकाउंटर्स करने का पुलिस को खुली छूट दे दी, तो क्या आप ही की पुलिस आपकी दी गई पावर्स का दुरुपयोग करने लगी?
नहीं शोभना जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। कुछ एक आध आपराधिक घटनाओं के आधार पर पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को निरंकुश कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, एक वीडियो भी आ गया था जिसमें आपके पुलिस के अधिकारी ये मान रहे थे कि एनकाउंटर करने के लिए इतने पैसे पहुंचा दो। ये वीडियो तमाम मीडिया में आया था, उम्मीद है आपने भी देखा होगा। नहीं, उनको देखिए, मैं बिल्कुल देखा है और उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई है वो भी साथ साथ में बताना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी व्यवस्था बनाई जाए, उस व्यवस्था में कुछ खामियां समय के साथ आ जाती हैं। ऐसी खामियों को आइडेंटिफाई करना और उन पर कठोर कार्रवाई करना, ये सरकार की जवाबदेही है। अरे सर, हमने सरकार में आने के बाद 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का काम किया है। 19 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको बर्खास्त करने का काम किया है। ये प्रश्न तो उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने पुलिसिया कार्य संस्कृति इस प्रकार की बना करके रखी है। कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने का काम किया है? कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया है? कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस में प्रमोशन की प्रक्रिया को राजनीतिक जाति बिरादरी के आधार पर चलाने का काम किया है, पोस्टिंग को जाति बिरादरी के आधार पर चलाने का काम किया है? ठीक है राकेश जी, अमित जी कुछ कहना, सिस्टम को पॉलिटिकल टूल बनाने का काम समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी ने किया है। बस आप नेताओं की यही दिक्कत है सर, आप नेताओं की यही दिक्कत है सर, कोई मुद्दा उठता नहीं है। आप नेताओं की यही दिक्कत है सर कि कोई मुद्दा उठता नहीं है, आप अपनी सरकार की बात ना करके दूसरी सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। बताइए अमीक साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, फिर विवेक जी आपका रुख करूंगी। बोलिए अमीक जी। नहीं, हम अपनी सरकार की प्रभावी कार्रवाई बता रहे हैं। हम हमारी सरकार की प्रभावी कार्रवाई बता रहे हैं कि 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को निलंबित किया हमने 18 महीने की सरकार में। सर, हमें मत बताइए हर एनकाउंटर में पैर में ही गोली लग रही है, कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज मेरी डिबेट का वो मुद्दा नहीं है। बोलिए अमीक जी। शोभना जी, शोभना देखिए, ये तो जो किशोरी लाल जी का जो अपहरण नेपाल के लोगों ने या पुलिस ने किया है, आप ये मानिए कि ये नेपाल पुलिस के लोग हैं। कौन है? आपको मालूम है कि पाकिस्तान की ISI का एक अड्डा रहा है नेपाल। अगर मान के चलिए कि वहां से कुछ आतंकवादी आते और लखनऊ में कोई बहुत बड़ी घटना, कोई बम ब्लास्ट अंजाम दे देते, तो उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ की पुलिस तो सो रही होती। तो सवाल ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा पूरा पुलिस महकमा है, चलिए वो कर क्या रहा है? ठीक है विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं परिवार का रुख करना चाहूंगी। अगर त्रिपाठी जी खुद कह रहे हैं जी कि इतने पुलिस बल के लोग को हमने उनको हटाया, ये दिखाता है कि आप पुलिस प्रशासन प्रदेश को नहीं चला पा रहे। अरे सर, आप भी नहीं चला पा रहे थे, आप रहने दीजिए। विवेक जी बोलिए। देखिए, यहां पर मेरा एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट है कि अगर ये 28 तारीख की रात को ये हुआ है तो आज इसको कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से ऊपर हो गया। अमीक जी, मैं बोल लूं कि आप बोलेंगे? आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, मुझे बोलने दीजिए। 4 बार 17 गंभीर मामलों में मुख्यमंत्री को, प्रदेश की सरकार को, इनको जो है घेरे में लिया है। ठीक है सर, उसके मामले में, हमारे मामले में कभी नहीं हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब दीजिए विवेक जी। NHRC की बात करूंगा। ठीक है अमीक जी, थोड़ा शांत रहिए। बोलिए विवेक जी। मेरा कहना है कि आज इस घटना को 6 से 7 दिन हो चुके हैं जी। क्या नेपाल हमसे इतना दूर है कि यूपी पुलिस की एक भी टीम अभी तक नेपालगंज नहीं पहुंच पाई है ये जानने के लिए कि नेपाल पुलिस ने इस व्यापारी को उठाया है या किसी क्रिमिनल गैंग ने उठाया है? उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक कर क्या रही है? किस चीज का इंतजार कर रही है? मैं केवल एक सवाल यह पूछना चाहता हूं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के और अपनी सरकार के बहुत बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं। एक हफ्ता हो रहा है, क्या पुलिस की कोई टीम अभी तक नेपालगंज पहुंची? क्या फोन पे भी नेपालगंज पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई? सांत्वना से ही काम चलाना पड़ेगा राकेश जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे उस पीड़ित परिवार की बेटी का रुख करना है। बहुत ही उदास दिख रही है, हम उससे बात करना चाहते हैं। जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन शोभना जी कहां तक पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तथ्य सामने आ चुके हैं, मैं मानता हूं कि स्टूडियो में ये बात डिस्कस करने का इशू नहीं है। मैं इतनी बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को पर संज्ञान लेकर के प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, विवेचना चल रही है और बहुत ही जल्द इस पूरे मामले पर क्या तथ्य है और ये बता दीजिए कि यूपी पुलिस का कोई नुमाइंदा अभी तक नेपालगंज पहुंचा या नहीं? केवल एक चीज बता दीजिए। क्यों है सर इतना? केवल एक चीज बता दीजिए त्रिपाठी जी कि क्या यूपी पुलिस का कोई भी अफसर, कोई भी जिम्मेदार आदमी अभी तक नेपालगंज पहुंचा है और इस बात की पुष्टि हो पाई है कि ये कृत्य पुलिस का है या किसी क्रिमिनल एलिमेंट का है? क्या इतना हुआ है या नहीं हुआ है? केवल यस या नो में जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल। मैं विवेक जी, मैंने पहले ही इस बात को कहा है
कि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव का तो जवाब ही नहीं देंगे क्या? तेजी दिखानी चाहिए। सेंसिटिव का तो जवाब ही नहीं देंगे। क्या है कि वो नेपाल तब तो और तेजी दिखानी चाहिए थी पूरे ना। मसले पर अरे सर, जल्दबाजी में कोई बयान करना मुझे जवाब लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले की संवेदनशीलता को प्रभावित करेगा। इस पूरे मामले में थोड़ा सा इंतजार करिए। जब जवाब नहीं देना होता तो मामला संवेदनशील हो जाता है। आप लोगों के ना एकदम रटे रटाए जवाब है। संवेदनशील मामला है, जांच चल रही है, जैसे ही कुछ होगा हम आपके सामने आएंगे। सर, पीड़ित परिवार का भी सोचिए। विजय, आपका रुख करना चाहूंगी। किशोरी लाल जी की बेटी हमें आपके साथ दिख रही हैं। क्या उम्मीदें अब वो लगाए बैठी हुई हैं? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस के से कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल शोभना, मैं इनकी बेटी से भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ले लेता हूं कि पुलिस का सहयोग किस तरह से रहा है। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कोई सहयोग नहीं रहा। पहले दिन तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, जहां पुलिस ने अब क्या कहा है? पुलिस ने कहा कि हम इसके आगे कोई मदद नहीं कर सकते। सीओ अलीगंज ने कहा कि ये आधिकारिक रूप से हमारी आपकी आखिरी मुलाकात है, ये 30 तारीख को उन्होंने मुझसे कहा। अब आपको जो करना है वो नेपाल जाइए। मैंने कहा हमारी गाड़ी और सामान, मोबाइल फोन जो सब गायब है। उन्होंने कहा हो सकता है वो सब भी वो लोग उठा के ले गए हों, वहीं जाइए, वहीं से कुछ होगा। यहाँ से कोई सहयोग पुलिस की तरफ से या पुलिस उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी की तरफ से मिल रहा है? ना सरकार, ना पुलिस किसी हमसे कोई संपर्क भी नहीं कर रहा है और ना मिल रहा है। राकेश जी, अब इस पर अब इनकी बेटी है शोभना, मैं बात करता हूं कि पापा के जाने के बाद से ये काफी ज्यादा दुखी है शोभना, और सबसे खास बात ये है कि ये पापा से सबसे ज्यादा नजदीक यही थी, इसी वजह से ये बाहर थी, उसके बाद भी वो यहाँ पर आई हुई है। किस तरह से अब पापा हैं और क्या आपको उम्मीद है अब सरकार से? अभी तक सरकार ने कोई भी मदद हमारी नहीं की है। हम लोग बार बार कहते रहे, सब जगह फैक्स, कुरियर सब कुछ किया गया, कहीं से कोई भी मेल नहीं आई है कि हमारी कुछ भी मदद करी जाए। कोई भी मदद नहीं करी गई। हम सरकार से यही कह रहे हैं, आप सच का पता लगाइए और हमारे पापा जिस तरीके से बुरी तरीके से यहाँ से लेके गए हैं, हमारे पापा को वापस भेजिए और लीगल नोटिस दिखाइए। पहले इंडिया में प्रूव करिए कि हमारे पिताजी ने कुछ किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और सिक्योरिटी के साथ मेरे पूरे परिवार को हमारे पापा से मिलने दिया जाए, वरना हम यही कह रहे हैं कि हम पूरा परिवार सामूहिक रूप से यहीं पर सुसाइड करेंगे, जिसकी जिम्मेदार यूपी पुलिस आप इनको क्योंकि मेरा पूरा बहुत ही बोलिए कि इस तरह की बात ना करें, विश्वास रखें, देश की जनता इनके साथ है, इनके पिता जल्दी ही मिलेंगे। राकेश जी, अब कम से कम आश्वासन तो दे दीजिए, वो तो आप नेताओं का फेवरेट काम है, आप हर चुनाव से पहले बड़े बड़े आश्वासन दे देते हैं। इस बेटी को भी आश्वासन दे दीजिए कि जनता इनके साथ है, इनके पिता जल्दी ही मिलेंगे। राकेश जी, अब कम से कम आश्वासन तो दे दीजिए, वो तो आप नेताओं का फेवरेट काम है, आप हर चुनाव से पहले बड़े बड़े आश्वासन दे देते हैं। इस बेटी को भी आश्वासन दे दीजिए कि इसके पिता को वापस लाने में पूरी मदद आप करेंगे, क्योंकि आपकी पुलिस कुछ कर नहीं रही है, आपने सुन लिया होगा। शोभना जी, मैंने पहले ही कहा है कि इस पूरे मामले में मैंने स्वयं आला अधिकारियों से बात की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे मामले के सारे तथ्य बहुत जल्द ही सार्वजनिक होंगे और पीड़ित परिवार को भी सांत्वना मिलेगी। उनके पिता अगर निर्दोष है, उनके पिता की कोई गलती नहीं है, तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द वो परिवार के साथ होंगे। मैं केवल कोरा आश्वासन के रूप में नहीं, मैं किशोरी लाल जी के परिवार को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, देख रहे दर्शकों को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा करिए। इस पूरे मामले का जल्द ही पूरा खुलासा होगा, सारे तथ्य ठीक है। राकेश जी, विजय, 10 सेकंड में बस आप परिवार को यह बता दीजिए कि बीजेपी के नेता ने आश्वासन दिया है, जल्द ही उनके पिता को लौटाया जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।